शुरू करते हैं शुरुआत से। जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद यूनिवर्स का क्रिएशन एंड देन सबसे पहली बीइंग जो इस पूरे यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करने आई वो थे सेलेस्टियल्स। ये पावरफुल प्राइमोरियल बीइंग्स जब पैदा हुई तो इन्होंने अपनी एनर्जी मैनिपुलेशन पावर का इस्तेमाल करके सबसे पहले सन को क्रिएट किया और इसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। और इन्हीं सेलेस्टियल्स के साथ में जन्म होता है ईगो का भी, जो खुद भी एक सेलेस्टियल है लेकिन इन बाकी सेलेस्टियल्स जैसा नहीं। और इसी वजह से जब बाकी सेलेस्टियल्स ने सन को क्रिएट किया तो ईगो ने क्रिएट किए अपने खुद के ऊपर लेयर्स और बना लिया एक पूरा का पूरा प्लैनेट। फिर इसके बाद इन्फिनिटी स्टोन्स का क्रिएशन हुआ और वहीं दूसरी तरफ बना एक ड्रैसिल जो कि सारे के सारे 9 रेल्मों को पकड़ के रखता था अपनी अलग अलग ब्रांचेस में। और इन्हीं 9 रेल्म्स में एसगार्डियन, एल्व्स, ड्वार्फ्स ये सब अच्छे से रहने लगे। लेकिन उससे भी पहले जब ये पूरा एक ड्रैसिल सन की लाइफ में नहीं आया था तो इसके अंधेरे में वहां रहते थे डार्क एल्व्स। बट द मोमेंट एक ड्रैसिल में लाइट आई, सूरज चमका, इन सारे के सारे डार्क एल्व्स को मूव करना पड़ा डार्क वर्ल्ड में। और इसी समय पे क्रिएशन हुआ अर्थ और बाकी दूसरे प्लैनेट्स का भी, जिनमें एरिशम द जज जो कि एक सेलेस्टियल था उसने अपने सीड्स डालने शुरू कर दिए जो यही के लाइफ फोर्स पर फीड करके इंक्यूबेट होते और बिलियंस ऑफ इयर्स के बाद उसी प्लैनेट को फोल्ड करके बाहर निकलते। तो इससे हमको ये समझ में आया कि सेलेस्टियल्स ने सन को क्रिएट किया ताकि वो और भी अपनी तरह के लोगों को पैदा कर सके। इनफैक्ट उन्होंने और भी दूसरे सन्स क्रिएट करने शुरू करे ताकि दूसरे प्लैनेट्स बन सके। और इस तरह से शुरुआत हुई सेलेस्टियल्स की लाइफ और डिस्ट्रक्शन वाली साइकिल की। तो ये सब कुछ होने के बाद एसगार्ड और गॉडली बीइंग्स का क्रिएशन होता है और इसके बाद सेलेस्टियल्स क्रिएट करते हैं डेविएंट्स को जो दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर वहाँ की साइकिल ऑफ लाइफ को कंट्रोल कर सके। मतलब वहाँ पर जितने भी वाइल्ड प्रेडेटर्स हैं उन सबको मार के जितनी भी लाइफ साइकिल है उसको बढ़ने दे ताकि उन्हीं की लाइफ फोर्स पे जो उसका सेलेस्टियल है वो फीड कर पाए। लेकिन डेविएंट्स इवॉल्व कर जाते हैं और अपने खुद के मेकर के खिलाफ ही बगावत करना शुरू कर देते हैं। एंड इट इज एट दैट मोमेंट एरिशम इटर्नल्स को क्रिएट करता है वर्ल्ड फोर्ज में, जिनके पास इवॉल्व करने की शक्ति तो नहीं होती लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। और फिर सेलेस्टियल इटर्नल्स को दूसरे प्लैनेट पे भेजते हैं ताकि वहाँ की लाइफ को डेविएंट से प्रोटेक्ट किया जा सके जो एक एक करके उनकी लाइफ को खत्म करना शुरू कर चुके थे। लेकिन एरिशम हर एक प्लैनेट पे उनको कांड खत्म होने के बाद उन सारे इटर्नल्स की मेमोरीज को वाइप कर देता था सो दैट दे डोंट गेट टू अटैच्ड। लेकिन अब कहानी में आते हैं मैजिकल बीइंग्स, जिसमें से कथवान नाम का एक माउंट वंडर दूर के एक टेंपल बनाता है और उसी टेंपल में उस काले फिश के एक म्यूरल बनाता है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में एक ऐसी बीइंग आएगी जो बहुत पावरफुल होगी और रियलिटी को अपनी विल पे बेंड कर पाएगी। और उसके बाद एक वाइब्रेनियम मीटियोराइट के 2 टुकड़े तरफ पे गिरते हैं, सबसे पहला अफ्रीका में और दूसरा अटलांटिक ओशन में। जो अफ्रीका में गिरता है उसका साइज तो बहुत बड़ा होता है लेकिन क्योंकि वाइब्रेनियम की पावर्स होती है इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करने की, तो इस वजह से वहाँ के एरिया को डैमेज नहीं मिलता। और जो अटलांटिक ओशन में गिरा था तो उसके आसपास के एरिया के जितने भी प्लांट्स हैं वो उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर परमानेंटली चेंज हो जाता है। और इसी मोमेंट पे ईगो भाई साहब को अकेलापन खाने लगता है एंड ही रियलाइजेस कि यार मुझे प्लैनेट बन के नहीं चाहिए। सो ही स्टार्ट्स एक्सप्लोरिंग अदर प्लैनेट्स